हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के जनक वीर सावरकर, जिनका कि पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, आधुनिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक चर्चित व्यक्तियों में से एक हैं। 28 मई को प्रतिवर्ष हम उनकी जयंती मनाते हैं और 28 मई के आसपास अखबारों में, मीडिया में और कभी कभी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी उनके संबंध में 3 बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा की जाती है। ये 3 बिंदु हैं उनके द्वारा अंग्रेजी सरकार से माफ़ी की याचिका 4 बार दायर करना, दूसरी चर्चा का बिंदु बनता है गांधी जी की हत्या के संबंध में उनका आरोपित होना, और तीसरा चर्चा का बिंदु बनता है उनकी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना। आइए इन तीनों बिंदुओं पर विषयवार संक्षिप्त वार्ता के माध्यम से जानेंगे कि इन तीनों चर्चा बिंदुओं में कितना सच है और कितना झूठ है। बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वीर सावरकर 10 वर्ष अंडमान द्वीप में काले पानी की सज़ा काट कर आए, 3 वर्ष महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सेंट्रल जेल में बंद रहे और उसके बाद भी 13 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन पर यह प्रतिबंध आरोपित किया गया कि वो रत्नागिरी जिले की सीमाओं से कहीं भी बाहर नहीं जा पाएंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 26 वर्ष जेल अथवा प्रतिबंधों के साये में गुजारे हों, वो स्वभावतः ही आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है। 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र में नासिक के पास एक चितवावन ब्राह्मण परिवार में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ वो इंडिया हाउस से जुड़े। ये इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा जी द्वारा स्थापित किया गया था और वहीं इंडिया हाउस से जुड़ते रहने के दौरान ही उन्होंने वहाँ एक समिति भी बनाई जिसे फ्री इंडिया सोसाइटी उन्होंने नाम दिया। विवाद शुरू होता है 1909 में, जब उन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर एक पुस्तक लिखी और मूलतः ही पुस्तक प्रारंभ में मराठी में लिखी गई थी, बाद में इसको अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक का नाम था 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति को चूंकि अंग्रेजों ने केवल एक सिपाही विद्रोह ही माना था, अतः ये उनके लिए एक नई दृष्टि थी। फ्री इंडिया सोसाइटी के क्रियाकलापों से घबराकर, पुस्तक के प्रकाशन से घबराकर 1910 में यूरोप में वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें समुद्री जहाज से भारत प्रत्यर्पित किया गया। रास्ते में जब ये जहाज फ्रांस के मर्शेली बंदरगाह पर पहुंचा तो वीर सावरकर जहाज से कूदकर निकल भागे, लेकिन पकड़ लिए गए और पुनः अंग्रेजी जहाज पर कैदी बना लिए गए। ये घटना भी भारतीय और यूरोपियन अखबारों में उस वक्त चर्चा का विषय बनी थी। और यही नहीं, सावरकर वो पहले व्यक्ति थे, चूंकि फ्रांसीसी बंदरगाह मर्शेली से अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, लिहाजा फ्रांस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ब्रिटेन के खिलाफ मुकदमा लड़ा। तो वीर सावरकर एक दृष्टि से वह आधुनिक भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिन पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा भी लड़ा गया। इसके बाद भारत पहुंचने पर उन्हें पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। 2 मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए। पहला, नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या में उनको आरोपित बनाया गया और दूसरा, इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप उन पर लगा। 28 वर्ष के सावरकर को 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई, अर्थात 50 वर्ष का सश्रम कारावास उन्हें दिया गया और 1911 में उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जिसे भारत में आमतौर पर सभी लोग काले पानी की सज़ा के नाम से जानते हैं।
और वहाँ उन्हें राजनीतिक कैदी का भी दर्जा नहीं मिला। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब जो प्रथम विवाद उनके संबंध में प्रत्येक वर्ष सामने आता है वो ये आता है कि जेल में रहते हुए उन्होंने अनेकों बार ब्रिटिश सरकार से माफ़ीनामे की याचना की और हमें बताया जाता है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने डाली। इस मर्सी पिटीशन की कहानी को विभिन्न मीडिया हाउस भी चलाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल भी चलाते हैं और तथाकथित इतिहासकार भी इस पर अपने हाथ पैर मारते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकली उन्होंने कभी कोई मर्सी पिटीशन नहीं डाली। जो लोग कानून के जानकार हैं वो जानते हैं कि उन्होंने क्लीमेंसी पिटीशन डाली, ना कि मर्सी पिटीशन। और ये क्लीमेंसी पिटीशन भी उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए डाली थी। क्लीमेंसी पिटीशन और मर्सी पिटीशन में डिफरेंस होता है, ये यहाँ एक समझने की बात है। और ये क्लीमेंसी पिटीशन किसी भी कैदी का, राजनीतिक कैदी का कानूनी हक है, उसका वैधानिक अधिकार है, वो सरकार से रिव्यू के लिए मांग कर सकता है क्योंकि उसने कोई फौजदारी नहीं की है, उसने किसी की हत्या नहीं की है। तो लिहाजा उसको मर्सी पिटीशन बताना नितांत ही गलत है। वो क्लीमेंसी पिटीशन डालते थे और ये पिटीशन उन्होंने 4 बार डाली, पहली 1911 में, दूसरी 1913 में, तीसरी 1917 में और चौथी 1920 में। तो ये मिथक कि उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली, इसको तोड़ने की आज आवश्यकता है। इसके बाद 1921 में उन्हें महाराष्ट्र में रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि जो 1920 की क्लीमेंसी पिटीशन डाली उसके बाद 1921 में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया और उन्हें अंडमान से हटा करके 1921 में महाराष्ट्र की रत्नागिरी की जेल में बंद कर दिया गया। और 1924 में उन्हें अच्छे व्यवहार के आधार पर रत्नागिरी जेल से भी मुक्त कर दिया गया, लेकिन उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो रत्नागिरी जिले की सीमाओं से बाहर कहीं भी भारत में नहीं जा पाएंगे। और ऐसा प्रतिबंध भी उन्हें 13 वर्षों तक लगातार झेलना पड़ा। जेल में रहते हुए वीर सावरकर ने अनेक किताबें लिखी, जिसमें उनकी सर्वाधिक चर्चित किताब है हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू। तो ये उनका प्रथम जो उन्होंने लिखा रत्नागिरी जेल में, उससे वो बहुत बड़े एक चर्चा का केंद्र बनते हैं प्रत्येक वर्ष। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, उनमें एक दूसरी महत्वपूर्ण किताब थी हिंदू पद पादशाही, जो कि मुगलों के साम्राज्य के पतन के बाद मराठों ने जो शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य कायम किया, उसको उन्होंने उसके इतिहास के बारे में बताया और ये बताया कि किस प्रकार से भारत में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना मराठों के नेतृत्व में भी हुई है और भविष्य में भी की जा सकती है। 1937 में वीर सावरकर को इस जिले के प्रतिबंध से भी मुक्ति मिल गई, अर्थात वो अब कहीं भी देश में जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। और इसके बाद उन्होंने अपने सारा जीवन जाति प्रथा के खिलाफ लड़ने में, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने में बिताया और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। यहाँ ये बात समझने की महत्वपूर्ण है कि गांधी और अंबेडकर से भी पहले उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया था और रत्नागिरी जिले में उन्होंने एक पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जो विशेष कर दलितों के लिए था। और उस कमेटी के मैनेजमेंट में और अन्य सभी क्रियाकलापों में उस पतित पावन मंदिर में दलितों का स्वागत था। स्वयं सावरकर भी उनके साथ बैठ करके वहाँ भोजन किया करते थे। इसके बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण बात 1937 में उभर के सामने आती है कि 1937 में 1935 के अधिनियम के आधार पर भारत में चुनाव हुए और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस की सभी राज्य सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, इस बात से कुपित होकर के कि क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पार्टी घोषित कर दिया है बिना भारतीय नेताओं की या बिना भारतीय पक्ष से सहमति लिए बगैर। ऐसी स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इन सभी राज्यों में साझा सरकारें बनानी शुरू कर दी। वीर सावरकर जो कि दूरदृष्टि थे, उन्होंने हिंदू महासभा, क्योंकि वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, इसलिए उन्होंने हिंदू महासभा को इन साझा सरकारों में शामिल किया। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार का द्वितीय विश्व युद्ध में इन सरकारों को बनाने के बाद पूर्ण समर्थन किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने उत्तर पश्चिम प्रांत, जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब, बंगाल और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इन सब क्षेत्रों से भारी मात्रा में ब्रिटिश फौज में जवानों की भर्ती करवाई। वीर सावरकर
इस बात को समझते थे कि अगर फौज में बड़ी मात्रा में मुस्लिम सिपाही होंगे तो आज़ादी के काम को धक्का लगेगा। और उन्होंने तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अपील की भारतीय युवाओं से कि वो भी अधिक से अधिक संख्या में ब्रिटिश फौज में शामिल हों और द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ें। ये एक उनके दूरदृष्टि होने का प्रमाण है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, या विभाजन हुआ देश का, तो आप समझिए कि लगभग 1/3 फौज का हिस्सा मुस्लिम सिपाही थे। और अगर ये 50% होता तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि बंगाल और पंजाब पूरा का पूरा पाकिस्तान को देना पड़ता। तो लिहाजा इस बात के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस फौज के रेशों को अपनी दूरदृष्टि से देखा और उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण आरोप उन पर लगता है वो है कि 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तो उस हत्या के कारण से उनको भी षड्यंत्र में शामिल माना गया और उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सही साबित नहीं निकले और न्यायालय ने, अदालत ने वीर सावरकर को गांधी जी की हत्या में कतई दोषी नहीं माना और उनको बाइज्जत निर्दोष बरी करार दिया। इसके बाद 1964 में तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, उन्होंने एक कपूर कमीशन कायम किया इस बात की जांच के लिए कि गांधी जी की हत्या कैसे हुई। 1964 में इस गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा नियुक्त किए गए कपूर कमीशन ने भी गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र की जांच की और उसमें भी वीर सावरकर के खिलाफ कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात इस कपूर कमीशन ने भी वीर सावरकर को इस आरोप से बिल्कुल एक तरीके से बरी किया है। तो ऐसी स्थिति में वीर सावरकर को प्रत्येक वर्ष गांधी जी की हत्या के आरोप में कुछ मीडिया हाउस, पत्रकारों या राजनीतिज्ञों के द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जाना भी उचित बात नहीं है। इसके बाद अगर हम तीसरे उनके विवाद के बिंदु की चर्चा करें तो वो है उनका हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा। देखिए, वीर सावरकर ने अपनी पुस्तकों में, अपने लेखन में इस बात को स्पष्ट किया है कि सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक जितने भी लोग यहाँ पैदा हुए या जो भी यहाँ के निवासी हैं वो सभी हिंदू हैं। अर्थात हिंदू वीर सावरकर के सोच में कोई संकुचित धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है। और वो कहते हैं कि हिंदू चूँकि एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, लिहाजा इस भारत भूमि में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सभी हिंदू हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के या भिन्न भिन्न समुदायों के वो हो सकते हैं। तो इस बात को भी, उनके हिंदुत्व की अवधारणा को और उनके हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को भी और अधिक समझने की आवश्यकता है। बंबई में 26 फरवरी 1966 में अपनी मृत्यु तक वो हिंदू और हिंदुस्तान की सेवा में लगे रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में 3 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें लिखी और आज कृतज्ञ राष्ट्र उनकी सेवाओं के लिए उनको नमन करता है। धन्यवाद।